प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 317 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं विद आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए की पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। स्वतंत्रता शब्द जो है ये क्या बताता है? तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि स्वतंत्रता शब्द का अंग्रेजी पर्याय यानी कि अंग्रेजी मीनिंग जो होता है वो लिबर्टी होता है। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से ये बना है जिसका अर्थ होता है मुक्त अथवा स्वतंत्र। अतः शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है और दूसरे शब्दों कानून की अनुपस्थिति ही जो है स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से कह सकते हैं। बाकी आप एक लाइन में इसको आराम से समझा सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिया गया है, राज्य के 4 तत्वों का उल्लेख करना है। तो राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? जनसंख्या हो गई, दूसरा हो जाएगा निश्चित क्षेत्र या भूभाग, उसके अलावा जो है सरकार और उसके अलावा जो है संप्रभुता। अगला जो प्रश्न है इसमें ये लिया गया है, देखिए संविधान सभा के सभापति तथा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम लिखिए। 2 अंकों का जब प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। संविधान सभा के सभापति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर हैं। इसके बाद जिला परिषद के कोई 2 कार्य लिखना है। तो जिला परिषद के जो कार्य हैं काफी होते हैं, इसमें से हमने अपनी तरफ से 2-4 काम लिख रखे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जिला परिषद का कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायतों और ब्लॉक समितियों को उचित सलाह देने और उनके काम काज में सहायता करने के लिए जिम्मेदारी जो है जिला परिषद की होती है। यह निचले स्तर पर राज्य सरकार और निकायों के बीच जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक चैन के रूप में कार्य करता है और ये पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन की जो है अनदेखी भी करता है। तो यहाँ पर जो है ये आप में इसमें कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व क्या होता है? तो वयस्क मताधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप यहाँ पर जो है कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके बाद जो है नगर निगम की आय के 2 स्रोत आप बता सकते हैं। तो सिनेमा हॉल, केबल टीवी ऑपरेटर और जो है ये मनोरंजन करके और घर और जमीन और सड़क पुल बनवा करके जैसे कि टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, तो ये सारे के सारे इनके आय के स्रोत हैं। उसके अलावा और दूसरा हिस्सा भी आप ले सकते हैं जो सरकार के वार्षिक अनुदान होते हैं, ये भी आपका आय का एक हिस्सा माना जाता है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक 2 योग्यताएं बतानी है। तो आप योग्यताएं कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अवसर की समानता का अर्थ क्या स्पष्ट करना है आपको। तो यहाँ पर जो हमने उसके अर्थ को स्पष्ट किया है, बाकी आप अपने हिसाब से शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत में सांप्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी 4 कारणों की परख यानी कि आपको लिखने हैं। तो 4 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं सोशल मीडिया का प्रभाव है, राजनीतिक कारण भी हैं, साथ ही साथ मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव जो होगा तब भी सांप्रदायिक जो है आपके तनाव पैदा हो सकते हैं और आर्थिक कारण तो है ही। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने या कम करने के कोई 4 उपाय आपको बताने हैं। तो चारों उपाय जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कुछ उपाय हमने सुझाए हैं, आप अपनी मर्जी से चाहे तो बुक में और भी उपाय हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 4 उद्देश्यों की व्याख्या कर देनी। तो 4 उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये सारे के सारे हमने उद्देश्य बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हैं, आप चाहें तो उन उद्देश्यों को भी लिख सकते हैं। पंचशील के किन्हीं 4 मार्गदर्शक सिद्धांतों को उजागर करना है। तो पंचशील के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ करके अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें जो पूछा गया है, संसद के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करना है। संसद का जो कार्य है उसमें आपका जो है कार्यपालिका का नियंत्रण, कानून बनाना, वित्त का नियंत्रण करना यानी कि पैसों का नियंत्रण करना और साथ ही साथ विमर्श जो है देना, ये भी इसमें शामिल होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसे पूछा गया है, राज्य और सरकार के बीच जो है 5 अंतर आपको बताना। राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर है? तो राज्य एक तरफ लिख दिया हमने, सरकार एक तरफ। अब जो है हम इनको आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आप 3-4 अंतर, जो भी आपके क्वेश्चन का नंबर रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से आपको अंतर लिख देने हैं। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, मानव अधिकारों के विकास की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। तो मानव अधिकार विकास की प्रमुख जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे बहुत टॉपिक वाइज दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ना कुछ, ये सारे डेट्स को जो थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखें, कभी कभी
छोटे प्रश्नों में डेट भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या करनी कि इनके बीच में कैसा संबंध है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है हम बता सकते हैं आसानी से, आपने पढ़ भी रखा होगा, बाकी आप लोग जो है यहाँ से भी इस उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं और इन सभी प्रश्नों को आप जो है लिख सकते हैं। कारगिल युद्ध वगैरह सारे इसमें आप डाल सकते हैं। नवीन घटनाक्रम जो है उसको भी हम बता सकते हैं, उरी हमला हुआ था, अभी आपको पता ही है। उसके बाद में अनुच्छेद 370 जो हटाया गया, ये भी एक जो है क्या है, यहाँ पे तनाव का एक कारण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का विश्लेषण करना है। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या होता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचशील के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए। तो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो है हमने यहाँ पे दे दिए हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और कभी कभी पूछ लेता है राजनीति में जाति की भूमिका, और कभी कभी पूछता है जाति में राजनीति की भूमिका। दोनों ही अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों के बारे में आप जानते हैं। बाकी हमने यहाँ पे विश्लेषण किया है जाति और राजनीति के आपस में संबंध, यानी कि इनके मुद्दे क्या होते हैं, आपस में क्या संबंध स्थापित होता है। 10वीं क्लास में भी ये सामाजिक विज्ञान में है ये टॉपिक। इसके बाद आते हैं इसकी भूमिकाओं की चर्चा करेंगे, तो कुछ इस तरह से भूमिकाएं लिख सकते हैं। अब आते हैं हम, कोई 5 मान्यता स्पष्ट करनी है जिन पर जो है मार्क्सवाद आधारित है। तो कौन सी मान्यताएं हैं जिस पर मार्क्सवाद आधारित है, तो वो मान्यताएं हम जो है यहाँ पे बता देंगे। तो ये कुछ मार्क्सवाद की मान्यताएं हैं जिनके ऊपर आप जो है अपने क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया भारत में चुनाव करवाने की प्रक्रिया कैसी है, वो वर्णन करना है आपको। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सारे। तो यहाँ पर जो है कैसे कैसे ये आपको चरणबद्ध यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस चरणबद्ध आप तरीके से लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग जो है लिखते समय अपने आप को जो है सेटिस्फाई कर पाए, साथ ही साथ जो है एग्जामिनर भी उससे सेटिस्फाई होकर आपको अंक प्रदान कर दे। अगला जो है इसमें मानव अधिकारों की कोई 5 विशेषताएं स्पष्ट करनी है। तो मानव अधिकार की 5 विशेषताएं कोई भी जो आप चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ विशेषताएं दी हैं, उजागर की हैं, इनको आप चाहें तो याद कर सकते हैं या फिर बुक से प्रेफर कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे काफ़ी हमने बता रखे हैं, इनमें से जो आपको 5 अच्छा लगे, जो आपको आसानी से याद हो जाए। मैं तो कहूँगा एक बार सारे पढ़ लीजिए ताकि आपको कुछ अगर गलती से भूल भी जाते हैं तो इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है आपके काम आ जाएंगे। अच्छा, गांधीवाद की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कर देनी है। तो गांधी जी के तो 5 विशेषताएं तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जिसमें सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है उनका मतानुसार जो है, और आदर्श राज्य की स्थापना चाहते थे, छुआछूत विरोधी थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य और सरकार के बीच 5 अंतर। तो आपको मैंने पहले ही बताया था राज्य और सरकार के बीच 5 अंतर, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट आ रहा है। तो आप चाहें तो इसको टेबुलर फॉर्म में जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे बता सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से दिया हुआ है, तो आपकी मर्जी है आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 5 प्रभाव उजागर करिए। कभी कभी पूछ लेगा राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया था, इसमें गांधी जी की क्या भूमिका, महात्मा इंदिरा गांधी की क्या भूमिका थी, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रभावों को यहाँ पे आप बता देंगे। और इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमने संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको बहुत विस्तार से लिखा है। अगर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं या आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो एक बार इसको जरूर नजर मारें और अच्छे तरीके से याद करें। अगला जो प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट लिया है, भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में गुटनिरपेक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि नीति का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी नीतियां हैं, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीतियां जो हैं, ठीक है, भारत की। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अच्छा, प्रमुख विशेषताओं को हम जब यहाँ पे स्पष्ट करना चाहें तो ये रहे। तो दोनों ही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से अलग अलग। गुट निरपेक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं और भारत की विदेश नीति क्या कहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी विशेषताएं आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो है कभी कभी पूछता है गुट निरपेक्षताओं को अपनाने का कारण क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मार्क्सवाद की एक विशेषता के रूप में वर्ग संघर्ष सिद्धांत का विश्लेषण आपको करना है कि ये सिद्धांत कहता क्या है।
तो ये कार्ल मार्क्स के अनुसार दिया गया है। आपको पता ही है मार्क्सवाद तो उन्हीं के सरनेम पे पड़ा था। और इसके बाद जो है इन्होंने जो भी अपने विचार लिखे थे उसको आप सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आप ये सारी चीजें नोट करेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को घटाने के लिए उपाय बताने हैं। अब पहले तो संघर्ष के क्या विचार थे, क्यों हुए थे, कौन से तनावपूर्ण क्षेत्र थे, वो सारे हमने पढ़ लिए और समझ भी लिए। अब यहाँ पर जो है घटाने के उपाय क्या हो सकता है, आतंकवाद का विरोध हो सकता है, बातचीत में भाग लेना यानी कि समझौता करना किसी भी चीज़ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है आम लोगों को आपस में घुलना मिलना जो है हम करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल करके इसको सही कर सकते हैं। भारतीय समाज में जाति की भूमिका, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय समाज में जाति की भूमिका पूछ सकता है, राजनीति में जाति की भूमिका पूछ सकता है, जाति में राजनीति की भूमिका पूछ सकता है। तो दोनों मैंने आपको राजनीति में जाति की भूमिका बता दी है। भारतीय समाज में जाति की क्या भूमिका है ये आप बता सकते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे पॉइंटों को ध्यान से पढ़ते जाएं, आप आसानी से समझ पाएंगे, एक बार रिवीजन आप आसानी से कर पाएंगे। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में कोई अंतर आपको बताना है। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच जो प्रमुख अंतर जो है आप चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि टेबल बना के एक साइड में राष्ट्र और एक तरफ में राष्ट्रीयता। तो इस तरह से आप जो है कुछ अंतर बता सकते हैं। सारे अंतर हमने डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं। आप मुख्य बिंदुओं को टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। मुख्य बिंदु जो भी आप समझते हैं इसमें से मुख्य बिंदु को छांट सकते हैं। उसके बाद आते हैं उदारवाद की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करना है, परीक्षण करना है। तो यहाँ पर जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हो जाती हैं, मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक होता है, मानवीय विवेक में आस्था को बढ़ावा देता है, इसके अलावा जो है प्राकृतिक अधिकारों को धारण में विश्वास करता है, ठीक है, इतिहास तथा परंपरा का विरोध भी करता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो ये सारे पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। जो आपको पॉइंट याद हो जाए उन्हीं को याद करें, ज़्यादा पढ़ने का कोशिश ना करें। जब अगर आपसे याद नहीं होता और समय कम है तो उतना ही डिटेल याद करें जितना आप याद कर सकते हैं। राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों से क्या अभिप्राय होता है, किसी देश के संविधान से इसका समावेश भारत के संविधान में करने की प्रेरणा हमें मिली और क्यों। तो हमें बता देना है ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है किस देश से ये संविधान का समावेश भारत में किया गया था, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। नीति निर्देशक तत्व के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको हम बताना है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य जो है आप बता सकते हैं। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं जो आपके सामने हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं। तो आपकी इच्छा है कौन से उद्देश्य को आप अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की निःशस्त्रीकरण की किन्हीं 2 गतिविधियों को उदाहरण दे करके व्याख्या कर देनी है। निःशस्त्रीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो ये सारे आपको बता देना है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में आरक्षण की नीति को संरक्षणात्मक भेदभाव के उदाहरण के रूप में जो है न्याय संगत यानी कि सही ठहराना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको सही ठहराने के लिए कुछ जो है हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा कर लेंगे और उससे जो है इसको सही ठहरा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमने दे दिए हैं, कुछ पहलुओं को चर्चा के रूप में दिया है। आप इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद में कोई अंतर आपको बताने हैं तो टेबुलर फॉर्म में आप बता सकते हैं, चाहे तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो विधानसभा एक तरफ, विधान परिषद एक तरफ लिख करके जो है आप बता सकते हैं कि सदस्यों की संख्या कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, सदन कैसा होता है, इसमें चुनाव कैसे होते हैं, उपस्थिति कैसी होती है, आयु सीमा का क्या निर्धारण होता है और कार्यकाल कितनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। इसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री की कोई 8 शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें तो ये सारी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि ये शक्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं। अन्य शक्तियां भी कुछ है और प्रधानमंत्री के कार्य तो आप जानते ही हैं। तो ये सारे कार्य हैं जो निश्चित रूप से उनके ऊपर लागू होती हैं। उसके बाद आते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त किन्हीं 4 विशेष अधिकारों और उन मुक्तियों का वर्णन करना है। तो विशेष अधिकार कौन कौन से हैं वो लिख देंगे, ठीक है। अनुच्छेदों का अधिकार भी है इनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं कौन से अनुच्छेद के अनुसार कौन से उनको शक्तियां प्रदान की गई है। इसके बाद जो है आप बता सकते हैं वीटो की शक्तियां। तो वीटो की शक्तियां जो है इसमें ये शामिल हो जाते हैं वीटो की शक्तियों में। और इसके बाद आ जाइए, भारत के राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां जो होगी वो भी आप इसमें समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है और उनको कौन चुनता है, इसकी व्याख्या कर देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको चुन चुन के दिए जा रहे हैं। इनको जरूर एक तरीके से तैयार करें और इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि साधारण शब्दों के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। पद के लिए क्या शक्तियाँ होती है, शर्तें क्या होती हैं, ये हम बता देंगे।
ठीक है, और चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है ये बता देंगे। तो इन सभी पॉइंटों को आप जो है एक बार जरूर पढ़ेंगे और इसमें से जितने पॉइंट हो सकते हैं आप लिखें। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण करना है, तो कैसा संबंध रहा है, ठीक है, और वो कौन से समय में कैसा संबंध रहा है ये भी हम बता देंगे। तो शीत युद्ध के दौरान कैसा संबंध था, समकालीन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कैसा संबंध था, ये भी हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिख देना है। और प्रौद्योगिक संबंध कैसे हैं ये भी हम बता सकते हैं। भारत और अमेरिका की वार्ता है उसके पक्ष में जो संबंध बता सकते हैं, आर्थिक संबंध बता सकते हैं। तो कोई भी 2 से 3 पॉइंट आपको बताना है। हम तो आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, बाकी आपको जो एग्जाम में लिखना है अपने हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से लिख देना है। भारत और सोवियत संघ के बीच मधुर संबंधों के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कर देनी है। तो भैया यहाँ पे ये उत्तरदायी कारकें हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे कारक जो है उत्तरदायी कारकों में माने जाते हैं। इनमें कोई भी आपको जो कारक अच्छे तरीके से याद हो उनको आप याद करें, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश ना करें। इसके बाद में शीत युद्ध काल के बाद भारत की विदेश नीति के किन्हीं 4 मुद्दों को उजागर करना है। विदेश नीति की जो चिंताएं हैं या मुद्दे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे उसके मुद्दे हैं और ये सारे मुद्दे आपको पढ़े हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर आगे आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च न्यायालय की किन्हीं 4 शक्तियों और क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। उच्च न्यायालय की क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्षेत्र अधिकार क्या हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ें आप बता सकते हैं। प्राथमिक शक्तियां इसमें आ जाएंगी, तो प्रशासनिक शक्तियां आ जाएंगी, वो उसको आप बता देंगे, ठीक है। तो इसमें से जितने पॉइंट मैंने बोला है कि आप जितना मैक्सिमम याद कर सकते हैं उतना याद करें, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश ना करें। न्यायिक समीक्षा की शक्ति और उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये रहे क्षेत्र अधिकार, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार आ जाएगा और जो है अपीलीय क्षेत्र अधिकार अलग आ जाता है, दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं। और अंतरण संबंधी क्षेत्र अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं, प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार भी शामिल है। इनमें जरूरी नहीं है कि आप 4-4 पॉइंट 3-3 पॉइंट लिखें, आप 2-2 पॉइंट भी लिख करके इन पॉइंटों को कंप्लीट कर सकते हैं। बाद में आपका जो अगला प्रश्न हमने लिया है, भारतीय चुनाव व्यवस्था के कोई 4 दोष स्पष्ट करने हैं, तो इसके क्या क्या दोष हो सकते हैं वो पूछा गया है। तो ये दोष जो हैं आपके सामने उजागर किए गए हैं, इन दोषों को आप जरूर एक बार पढ़ें। और आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे समाप्ति की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, विश्व को घातक बीमारियों से बचाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का योगदान जो है बताना है कैसा है। विश्व को जो अपने को बचाना है उसका भूमिका और योगदान बताना है। तो WHO द्वारा जो भी प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि हम कोरोना काल में भी देख चुके हैं, और बाकी बहुत तरह के जो WHO ने प्रयास किए हैं उन प्रयासों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एड्स संबंधी प्रयास किया था, तंबाकू से बचाने का प्रयास किया, सारी चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। इसके बाद जो है भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास क्या हो सकते हैं। चेचक के लिए, जो स्मॉल पॉक्स के लिए इसने प्रयास किया था, पोलियो के लिए प्रयास किया हुआ है इसने, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम, और जो यहाँ पे कुछ सुझाए गए सुधार जो है आप बता सकते हैं इसमें बताना चाहें तो। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये भारतीय संविधान है। भारत का सबसे लंबा, मतलब पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है इसको। विशाल संविधान है और लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझाएंगे तो आसानी से आप जो है बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य भी इसी में पॉइंट लगा सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य अगर आप बताना चाहें तो। नहीं तो आप कम से कम 4 से 5 चीज़ें जो आपको आसानी से याद होती है, जैसे एकल नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और छोटा सा है, इसको आप याद करते हैं। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है संविधान में, उसको आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर चुनने की क्या प्रक्रिया होती है ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनका 6 शक्तियाँ भी बताएंगे हम, पहले चुनने की प्रक्रिया बता देंगे और फिर शक्तियाँ क्या क्या होती हैं स्पीकर की या लोकसभा अध्यक्ष की। तो यहाँ पर जो है ये तो चुनने की प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम इन पॉइंटों के माध्यम से चुनते हैं। इन पॉइंटों को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके लिख सकते हैं। और जो है उनकी शक्तियाँ क्या है, तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं यहाँ पे दी गई हैं शक्तियाँ। इन शक्तियों को जो है आप जरूर एक बार पढ़ें। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न में, भारत में मानव अधिकार के महत्व का विश्लेषण कर देना है। तो मानव अधिकार का महत्व एक खूब सारे हैं, इन महत्वों को जरूर आप एक बार पढ़ें और याद करें। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं, इन सभी पॉइंट्स को जरूर एक बार देखें। पर्यावरण संबंधी किन्हीं 4 समस्याओं का उदाहरण सहित आपको व्याख्या कर देना है, जिसमें जल प्रदूषण बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो है 8वीं क्लास से 7वीं क्लास से पूछा जाता है। बस आपको शब्दों का सही प्रयोग करना है। जल प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं, अपशिष्टों के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा जो है सॉइल डिग्रेशन यानी कि जो आपकी मिट्टी अपशिष्ट होती है या डिग्रेशन जो गिरावट होती है, घटित होती है, विघटित होती है, उसके बारे में बता सकते हैं। वनों की कटाई जो है डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी शामिल किया जाता है।
जैव विविधता की हानि होती है। जो भी हमारे पास विभिन्न तरह के प्रजातियां थी, जैसे अभी देखते हैं कि सेव टाइगर का अभियान चल रहा है, मोदी जी ने करा है। हालांकि ये सब मुद्दे चलते रहेंगे, क्योंकि वनों की कटाइयाँ कंटिन्यूस चल रही हैं और जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है कि खेत जो है वो भी कम पड़ने लग गए हैं। बिल्डिंगें इतनी बनानी पड़ रही हैं, सड़कों की जो है काफ़ी विस्तार करना पड़ रहा है, रेल मार्गों का विस्तार करना पड़ रहा है। तो इन वजह से जो है ये सारी चीज़ें नष्ट हो रही है, जिसको हम बोल सकते हैं जैव विविधता हानि। और राज्य के राज्यपाल की किन्हीं 8 शक्तियों का जो हम व्याख्या कर सकते हैं, तो ये सारी उनकी शक्तियाँ हैं। जो आप चाहें तो कोई भी शक्तियाँ इसमें बता सकते हैं। इसमें कार्यकारी है, विधायी है, वित्तीय है, सारी शक्तियाँ जो है आप बता सकते हैं, न्यायिक, ठीक है। आपात शक्तियाँ भी बता सकते हैं चाहें तो, अगर आपको याद करना हो तो। इसके अलावा जो है भारत के संसद के विधायी तथा कार्यपालिका संबंधी कार्यों की व्याख्या कर देनी है। संसद के कार्य क्या 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 हो सकते हैं, विधायी कार्य क्या है ये बता देंगे। ये सारे इसके विधायी कार्य हैं। इसके बाद आ जाइए, इसके जो कार्यपालिका संबंधित कार्य संसद के वो कौन कौन से हैं, तो ये भी हम इसमें बता सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें आते हैं, शामिल किए गए हैं। इनको हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको मेंशन किया है ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। तो इस तरह का ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया आपको इस सीरीज़ के माध्यम से, तो आशा करते हैं कुछ ना कुछ आप बेहतरीन करके आएंगे अपने एग्ज़ाम में। और हमने इससे पहले जो आप लोगों के लिए अन्य विषय के जो क्वेश्चंस उपलब्ध कराए थे, बच्चों ने काफ़ी कमेंट किए थे कि सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और उससे हमारा जो है अच्छा स्कोर हो पाएगा। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और मैं भी उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो बच्चे इन सब चीज़ों को पढ़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं और विशेष समय पे विशेष अपना समय निकाल करके इन वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट हमेशा वीडियो के एंड में आती है। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो कभी भी वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस पर टच करके किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।